जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा कंप्यूटर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर हम लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करें, हमारे लिए रैम कितना जीबी होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा लें, ग्राफिक कार्ड की हमें जरूरत है भी या नहीं है, या है तो कितनी जीबी ग्राफिक कार्ड हमें लगाना चाहिए, हार्ड डिस्क कौन सा लें और कितने जीबी हार्ड डिस्क की हमें जरूरत पड़ने वाली है और रैम कितने जीबी का होना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, इन सभी का एक्चुअल में काम क्या होता है और इनके कम या ज्यादा होने से हमारे कंप्यूटर में इससे क्या अंतर आता है। तो मेरा नाम है सोहेल, आप देख रहे हैं मोबाइल में फिटिंग। चलिए समझते हैं। तो कंप्यूटर लेने से पहले हमें समझना होगा कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज लगी होती है और उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड वर्जन आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अलग अलग वर्जन आते हैं। तो इन सभी में सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज एक्सपी, उसके बाद आया विंडोज विस्टा, उसके बाद 7, 8, 8.1, 10, 11 अभी चल रहा है। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए अभी सबसे बेस्ट रहेगा विंडोज 10। क्यों, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला है विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी बहुत ही पुराना वर्जन है और इसके अपडेट आने लगभग बंद हो चुके हैं। और विंडोज एक्सपी में हमें हर चीज के अलग अलग ड्राइवर मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता था, जैसे कि लाइन ड्राइवर हो, वीजे ड्राइवर हो, फाउंड ड्राइवर हो, या मोबाइल के भी और भी अलग अलग यूएसबी ड्राइवर हो। तो हर ड्राइवर हमें मैनुअली इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता है और ये बहुत ही ज्यादा स्लो भी है। उसके बाद आया विंडोज विस्टा, जिसको लोगों ने बहुत कम ही यूज किया, चलने में उतना कुछ खास नहीं था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा चलने वाला विंडो है वो है विंडोज 7। विंडोज 7 को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और है भी ये बहुत अच्छा। विंडोज 7 और 7 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, इन सभी में 80% ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये ड्राइवर ऑटोमेटिक ही ले लेते हैं। साउंड ड्राइवर हो, वीजे हो, लाइन ड्राइवर हो, या फिर मोबाइल के भी यूएसबी ड्राइवर, बहुत सारे ऑटोमेटिक ही ले लेते हैं और इसमें हमेशा अपडेट आता रहता है। लेकिन विंडोज ने आजकल विंडोज 7 का अपडेट देना बंद कर दिया है, इसलिए मैं आपको विंडोज 7 यूज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अपडेट अब नहीं आ रहे हैं। उसके बाद विंडोज 8 और 8.1, इसको तो चलाना ही मत, बहुत ही बेकार है। इसके बाद आया विंडोज 10, जो कि हमारे मोबाइल रिपेयरिंग काम करने के लिए सबसे बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि इसमें काम करने के लिए सारे ड्राइवर और जितनी भी इसमें प्रॉब्लम आती है उन सभी के सॉल्यूशन आपको यूट्यूब में उपलब्ध है। विंडोज 11 अभी थोड़ा नया है और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अभी नेट में उतने ज्यादा नहीं है। अगर आप किसी भी अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में या मेरे पास सॉफ्टवेयर का कोर्स करे हो तो आपको विंडोज 11 में भी कोई खास दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके चलाने का हर एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो आदमी नया है उसको इन सभी चीज को चलाने के लिए, सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। देखो, विंडोज में मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये थोड़ा सेटिंग इसके चेंज हो जाते हैं, बहुत से ऑप्शन और ड्राइवर इंस्टॉलेशन करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से विंडोज 10 आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप मुझसे कोर्स लेते हो तो आप विंडोज 11 भी बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है रैम। हमें रैम कौन सा लेना चाहिए और कितना जीबी का रैम लेना चाहिए, ये समझने के लिए हमें रैम का वर्क समझना पड़ेगा। तो रैम बेसिकली 4 प्रकार के आते हैं, DDR1, 2, 3, 4। चारों रैम में क्या डिफरेंस है पहले हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आया DDR1, जो कि 2000 में आया था। उसके बाद आया DDR4, जो कि 2014 में आया है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये 2.5 वोल्ट से चलता है, DDR2 जो आया 1.8 में, DDR3 1.5 में और DDR4 1.2 वोल्ट से ऑपरेट होता है। यानी कि पावर कंजप्शन DDR1 के मुकाबले DDR4 में बहुत कम है। दूसरा चीज है स्पीड। आप देखोगे DDR1 में 1600 MB पर सेकंड की स्पीड है, वही DDR4 में 12800 MB पर सेकंड की स्पीड है। तो जितना लेटेस्ट आप रैम लोगे उतनी ही ज्यादा आपके रैम की स्पीड होने वाली है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि हमें कितना जीबी रैम की जरूरत है। रैम 2 GB से लेकर के 16 GB रैम तक की हमें जरूरत पड़ती है। अगर आप विंडोज एक्सपी से लेकर के 10 तक का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो 4 GB कम से कम रैम होना चाहिए। 4 GB में आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 8 GB का रैम लगाओ, ताकि आपकी कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे और आपको कोई दिक्कत ना आए। रैम सीपीयू का ही एक भाग होता है। हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो रैम में ही रन होता है।
अगर हमारे कंप्यूटर में रैम कम होगा तो हम एक टाइम पे कम सॉफ्टवेयर को ही एक साथ रन कर पाएंगे, लेकिन अगर हम 4 GB 8 GB या 16 GB रैम लगाते हैं तो हम एक टाइम पे उतने ही सारे एप्लीकेशन को एक साथ रन कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम लगा हुआ है और उसमें आप 6 GB का गेम चला रहे हो, तो वो गेम कहां चलता है, रैम में ही तो आगे चलेगा ना, तो इसलिए वो अटक जाएगा, हैंग करेगा और चल नहीं पाएगा। तो जितना ज्यादा जीबी आपके पास रैम होगा उतने सारे या उतने बड़े एप्लीकेशन को आप आसानी से चला पाओगे। अक्सर जो गेम खेलते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं वो अक्सर ये वाला ब्रांडेड रैम यूज करते हैं। दोनों ही रैम एक ही काम करता है, लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए आप 4-5 घंटा लगातार गेम खेलते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो तो ये रैम गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए जो एडिटर होते हैं वो यूज करते हैं ये वाला रैम। ये रैम अपने आप कूलिंग होता है, यानी कि इसमें कूलिंग फैन लगा होता है जिससे कि हमारा रैम गर्म नहीं होता। तो दिमाग खेलो गेम रात भर दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। पर हमें इस रैम की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लगातार कोई हेवी काम नहीं करते, हमारा काम नॉर्मल होता है। तो ये रैम हमारे लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है और कौन सा प्रोसेसर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इन सभी प्रोसेसर में सबसे पुराना प्रोसेसर है इंटेल का पेंटियम 1, 2, 3, 4। उसके बाद आया इंटेल पेंटियम डुअल कोर, उसके बाद आया कोर टू डुअल, फिर i3, i5, i7, i9। इन प्रोसेसर में मेन डिफरेंस क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। तो मेन प्रोसेसर का काम ये होता है कि जब भी हम उसमें कोई इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं तो हमारी दिए हुए कमांड को समझकर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट देना। तो इनमें से जितना लेटेस्ट प्रोसेसर हम यूज करेंगे वो हमारे कमांड को उतने ही जल्दी समझकर उसे उतने ही जल्दी प्रोसेस कर पाएगा। तो जितना लेटेस्ट प्रोसेसर उतने ही ज्यादा वो फास्ट होता है। तो इन सभी प्रोसेसर में भी अलग अलग जनरेशन आते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि अलग अलग जनरेशन में एक्चुअल में मेजर डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि हम 2 अलग अलग प्रोसेसर लिए हैं जिसमें से i3 का ही 11 जनरेशन है और वही दूसरे साइड i3 का ही 2nd जनरेशन का हम प्रोसेसर लिए हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कोर। तो i3 11 जनरेशन में 4 कोर दिए हुए हैं, वहीं i3 के 2nd जनरेशन में 2 कोर दिए हुए हैं। हम समझ लेते हैं कि ये कोर क्या होता है। कोर यानी कि हाथ। तो प्रोसेसर में जितने अलग अलग कोर होंगे वो उतने अलग अलग कामों को उतनी ही आसानी से कर सकता है। तो हमारे इस i3 में 4 कोर है तो एक साथ 4 काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है, और इसमें 2 कोर है तो एक टाइम पे 2 काम को आसानी से कर सकता है। तो इसके बाद है क्लॉक स्पीड। तो i3 11 जनरेशन का 4.40 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है, तो वहीं i3 2nd जनरेशन में 3.1 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है। तो जितना ज्यादा क्लॉक स्पीड होगा तो वो प्रोसेसर उतने ही जल्दी हमारे कमांड को समझकर प्रोसेस कर पाएगा। अब इसमें तीसरा मेजर डिफरेंस है रैम का। देखो i3 11 जनरेशन में DDR4 लगा हुआ है और i3 2nd जनरेशन में DDR3 लगा हुआ है। इसका मतलब DDR4 DDR3 से काफी ज्यादा फास्ट होता है, पहला। दूसरा, ये पावर कंजम्पशन भी कम लेता है। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो उसकी बैटरी भी ज्यादा लंबे समय तक टिक पाएगी। उसके बाद ये हुआ है प्रोसेसर साइज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो i3 11 जनरेशन में 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा हुआ है, वहीं i3 2nd जनरेशन में 32 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा हुआ है। पहले हम समझ लेते हैं कि नैनोमीटर क्या होता है। हमारे जो प्रोसेसर है वो करोड़ों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। तो हर एक ट्रांजिस्टर की जो साइज है उसे हम नैनोमीटर में नापते हैं, यानी कि हर एक ट्रांजिस्टर का साइज इसमें 10 नैनोमीटर है और इसमें 32 नैनोमीटर है। तो जितना ज्यादा छोटा इसमें ट्रांजिस्टर लगा होगा तो उतना ही जगह पे हम ज्यादा ट्रांजिस्टर लगा सकेंगे, और जिसकी वजह से हमारी क्लॉक स्पीड भी बढ़ जाती है। आप देखो ये 10 नैनोमीटर का लगा हुआ है, इसलिए इसकी क्लॉक स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद लास्ट में है टेम्परेचर। आप देखो कि i3 100 डिग्री टेम्परेचर तक भी आसानी से काम कर सकता है, और वहीं i3 2nd जनरेशन 59.1 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका मदरबोर्ड पहुंच गया तो ये काम करना बंद कर देगा। तो ये तो हो गई i3 के ही 2nd और 11 जनरेशन में डिफरेंस। अब हम समझ लेते हैं कि i3 के 11 जनरेशन और i5 के 6 जनरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर की। तो इसमें भी 4 कोर है और इसमें भी 4 कोर है, तो इसमें तो ये दोनों बराबर है। वहीं देखिए हम क्लॉक स्पीड की, तो i3 11 जनरेशन की क्लॉक स्पीड है 4.4 गीगाहर्ट्ज, वहीं i5 6 जनरेशन की क्लॉक स्पीड है 3.60, जो कि कम है। इसका मतलब ये है कि i5 6 जनरेशन से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा i3 11 जनरेशन। उसके बाद है रैम। तो इसमें भी DDR4 यूज हो रहा है और इसमें भी DDR4 यूज होता है।
तो इसमें तो ये दोनों कॉमन है। इसके बाद है प्रोसेसर साइज, तो आप देखोगे i3 11 जनरेशन में 10 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो वहीं i5 6 जनरेशन में 14 नैनोमीटर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इसमें भी i3 11 जनरेशन आगे है। उसके बाद टेम्परेचर, ये भी 100 डिग्री टेम्परेचर तक आसानी से काम कर सकता है, तो वहीं i5 का 6 जनरेशन 71 डिग्री तक आसानी से काम कर सकता है। तो इसमें भी i3 ज्यादा आगे है। तो अक्सर लोग सिर्फ i3, i5, i7 में भागते हैं, लेकिन वो जनरेशन को ध्यान नहीं देते। इसमें जनरेशन का भी बहुत अहम रोल है, इसीलिए मैंने इसे काफी डिटेल में समझाया है ताकि आप अपने लिए बेस्ट प्रोसेसर चॉइस कर सको। मोबाइल में सॉफ्टवेयर काम करने के लिए i3 3rd जनरेशन भी पर्याप्त है, इसमें काम अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन आपको अगर बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप i3 का 10th जनरेशन या i5 का 5th जनरेशन ले सकते हो। इसमें आपको काम करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप वीडियो एडिटिंग या कोई हेवी सॉफ्टवेयर वाला काम करते हो तो उस कंडीशन में आपको कम से कम i5 10th जनरेशन में जाना चाहिए। तो इसके बाद समझ लेते हैं हम कि कौन सा हार्ड डिस्क हमें लेना चाहिए और इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है। तो 3 तरह के SSD मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें पहला है SATA HDD, दूसरा है SATA SSD और तीसरा में है NVMe SSD। इन तीनों में डिफरेंस हम समझ लेते हैं। देखो, तो सबसे पहला जो हमारा SATA SSD है, ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर में कैसेट होता है जो कि घूमता है। इसकी स्पीड बहुत कम होती है, जैसे कि आप देखोगे इसकी रीड स्पीड है 175 MB पर सेकेंड, तो वही राइट स्पीड है 174 MB पर सेकेंड। इसके बाद है SATA SSD, इसमें हमारा HDD की तरह हार्ड डिस्क में कैसेट नहीं होता है, ये एक मेमोरी कार्ड के जैसा ही होता है। इसकी स्पीड पहले से ज्यादा फास्ट है, यानी कि इसकी रीड स्पीड 553 MB पर सेकेंड है, तो वहीं राइट स्पीड यानी कि कॉपी अगर किसी में आप डाल रहे हो तो राइट स्पीड 532 MB पर सेकेंड है। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हुआ। इसके बाद लेटेस्ट में आ रहा है अभी NVMe SSD, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। आप देख सकते हो कि ये 3539 MB पर सेकेंड स्पीड है इसकी रीड स्पीड, तो वहीं इसकी राइट स्पीड 1519 MB पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये 1500 MB डेटा ट्रांसफर कर सकता है। देखो, मोबाइल सॉफ्टवेयर काम में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है हमें डेटा ट्रांसफर स्पीड का, क्योंकि हम कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर फाइल कॉपी पेस्ट करना, हमारा मेन काम तो यही होता है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर काम करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है मोबाइल में डेटा ट्रांसफर की स्पीड का, क्योंकि यही हमारा दिन भर काम ही हुई है। हम हर बार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको NVMe लगाना चाहिए, क्योंकि आपको काम करने में बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। आप प्रोसेसर भले ही i3 का 3rd जनरेशन लगाओ, लेकिन मेरे हिसाब से हार्ड डिस्क आपको SSD ही लेना चाहिए, वो भी NVMe। इसके बाद है ग्राफिक कार्ड। देखो, ग्राफिक कार्ड की हमें वैसे तो कुछ खास जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आप 1 GB या 2 GB ग्राफिक कार्ड लगा लेते हो तो डिस्प्ले की पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हो तो अब आप खुद से ही समझ सकते हो कि कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा, प्रोसेसर कौन सा आपको लेना चाहिए। फिर भी मैं आपको कुछ अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग सिस्टम सजेस्ट कर देता हूं। जैसे कि अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम करते हो बेसिक, तो आपके लिए i3 3rd जनरेशन काफी है। अगर आप प्रोग्रामिंग या फिर UEFI वगैरह यूज करते हो या कोई बड़ी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो i3 का 10th जनरेशन ले सकते हो। तो अगर आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनिंग या 3D एनिमेशन जैसे वीडियो एडिटिंग का काम नहीं करते हो तो और आपके पास पैसे की कोई खास कमी नहीं है, तो आप i5 का 10th जनरेशन ले सकते हो और कम से कम 8 GB रैम। और भाई NVMe SSD तो लगाना ही, क्योंकि इसके चलाने का मजा ही कुछ और है। तो आज हमने कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उनका क्या काम होता है वो अच्छे से समझ लिया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को देखने, लाइक करने, शेयर करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।